हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्व सिस्टम रिलेटेड। नर्व सिस्टम का हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारी एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। नाउ नर्व सिस्टम का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, हमारे जो नर्व सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही किस प्रकार के होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जिस बेस बनाना चाह रहे हैं, जो हमारा बेसिक्स होता है वही हम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड वो आपको एक ईजी वे में समझ में आ जाए। तो वो ही हम अभी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने एक फ्रेमवर्क है जो हमारी नर्व सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनको हमने एक ही फ्रेमवर्क में कवर करने की कोशिश किया है। अलग अलग क्लासिफिकेशंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो, कोई भी डिजीज कंडीशंस होती है किसी भी नर्व सिस्टम से रिलेटेड, यहाँ पे हम नर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी होती है ना, बट हम डिस्कस वही करते हैं जो फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलती है, जो मोस्टली प्रेजेंट होती है किसी भी पर्सन में, पेशेंट में पाई जाती है, तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशन है जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स हमें इन डिजीज से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर रखा है न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ को। स्ट्रक्चरल बेसिस पे कर रखा है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हमारी इस ब्रेन पढ़ते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी अबनॉर्मलिटीज़ आती है हमारे सामने, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ में। सेकेंड वन हमारा फंक्शनल, जो हमारी नर्व सिस्टम की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशंस होती है उसको हम सेकंड क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। देन जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती है हमारी नर्व सिस्टम की, वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। तो उनमें कौन कौन सी आती है तो वो मैंने यहाँ पे अलग से क्लासीफाई कर रखा। कुछ अदर्स में जो कि हमारी साइकोलॉजिकल होती है डिजीज कंडीशंस होती है, जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती है, तो वो भी हम एक बार इसमें डिस्कस कर लेंगे। साथ ही कुछ पीडियाट्रिक्स डिजीज कंडीशंस होती है ना, न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होती है या चाइल्डहुड में प्रेजेंट होती है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऑल ओवर फ्रेमवर्क है हमारे मोस्ट कॉमनली जो नर्व सिस्टम से डिसऑर्डर्स होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हमारे सामने। फर्स्ट वन हम बात करें कि स्ट्रक्चरल न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन हमारे सामने एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी देखो वर्ड से मीन समझ में आ रहा है। एनसेफेलोपैथी मीन्स क्या होता है, डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आए या डिजीज समझ में आएगी, कौन सी डिजीज कहाँ पे है या कौन कौन सी डिजीज प्रेजेंट है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि एनसेफेलोपैथी हमारे जो देखो, एनसेफेलोन वर्ड फॉर द ब्रेन और पैथी वर्ड फॉर द पैथोजन या डिजीज कंडीशन। तो जो ब्रेन की डिजीज कंडीशन होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एनसेफेलोपैथी। अब हम बात करें मोटे तौर पे तो ये सारी ब्रेन से रिलेटेड है या हमारी जो नर्व सिस्टम नर्व से स्पेशली हम बात करें उनसे रिलेटेड। लेकिन एनसेफेलोपैथी एक अलग से टर्मिनोलॉजी बना दी जाती है जब किसी कोमॉर्बिडिटी के रूप में देखी जाती है। कोमॉर्बिडिटी होती है ऑलरेडी किसी पेशेंट को एक डिजीज कंडीशन है, उसकी वजह से कोई अदर डिजीज कंडीशन हो रही है उस डिजीज की वजह से, उसे हम बोल देते हैं कोमॉर्बिडिटी। तो एनसेफेलोपैथी काफ़ी टाइम एज ए कोमॉर्बिडिटी देखी जाती है। जैसे किसी पेशेंट को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से उसे नर्व सिस्टम प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो उसी आधार पर एक कोमॉर्बिडिटी निकल के आती है, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि एनसेफेलोपैथी हमारी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज में आती है। नेक्स्ट है हमारा अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे हम शॉर्ट में ये भी बोलते हैं AML, और इसको अदर नाम से जाना जाता है हमारे जो मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस या AML। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में, अभी जस्ट आपको टर्म याद रखना। नेक्स्ट हमारे हेड इंजरी। जो हेड इंजरी टर्म से समझ में आ रहा है ना, हेड इंजरी, इसमें एक अलग से वो डिजीज पोर्शन बनता है। इंक्रीज्ड ICP मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ। तो इंक्रीज्ड ICP मैंने बताया था कि ICP 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हमारे जो नर्वस टिश्यू होता है, हमारा CSF होता है, हमारा ब्लड होता है, तीनों से मिलकर हमारा ICP बनता है। उनमें से किसी भी एक में अबनॉर्मलिटी आ गई, किसी भी एक का वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ICP इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे एक डिजीज कंडीशन बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड ICP, जहाँ पे अलग अलग बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हेड इंजरी भी किसमें आता है, हमारे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ में। उसी प्रकार अगर ब्रेन तक वो इंजरी पहुंच गई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से हेड में इंजरी हो गई, साथ ही ब्रेन में हो गई, तो ब्रेन इंजरी हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, या हम बात करेंगे एक्सीडेंट की वजह से मोस्टली देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी।
अलग अलग इसके भी टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोजेज की क्या कोज कर रहा है, तो वो टाइप्स हम देखेंगे। बस अभी आपको याद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ है। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रल हेमरेज। हेमरेज और हेमेटोमा मैंने आपको बताया था। हेमरेज क्या होता है, जो कंटिन्यूस एक फ्लोइंग ब्लड होता है, जो रनिंग ब्लड होता है उसे हम हेमरेज बोलते हैं। और जो ब्लड एक क्लोट बना लेता है वेसल से बाहर आके, जो हमारे नर्व सिस्टम पढ़ ले इसलिए मैं यहाँ पे नर्वस टिश्यू बोल रहा हूँ, बाकी जो हमारे टिश्यूज होते हैं बॉडी के वहाँ पे वो अगर ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन कर देता है, तो वो एक क्लोट होता है एक ब्लड का, उसे हम बोल देते हैं हेमेटोमा। और जो रनिंग ब्लड होता है उसे हम हेमरेज बोलते हैं। तो बहुत सारे हेमरेज देखने को मिलता है हमारे नर्वस सिस्टम में, बहुत सारे हेमेटोमा के टाइप्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो सेरेब्रम वाला जो पोर्शन होता है हमारा ब्रेन का, जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है, जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है जिसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, तो उसमें हेमरेज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमरेज। हेमेटोमा, हेमेटोमाज में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एपिड्यूरल, इनकी पोजीशन के आधार में हेमेटोमा कहाँ पे प्रेजेंट है उस आधार पे नाम दे दिया। एपिड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट है तो उसे एपिड्यूरल हेमेटोमा बोल देंगे। सब ड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट है तो उसे सब ड्यूरल हेमेटोमा बोल देंगे। सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट है तो उसे हम सब एरेक्नोइड स्पेस या सब एरेक्नोइड हेमेटोमा बोल देंगे। और इंट्रा सेरेब्रल हेमेटोमा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, हमारे सेरेब्रम में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंट्रा सेरेब्रल हेमेटोमा। तो उनके पोजीशन के आधार पे कि कहाँ पे लोकेटेड है उस आधार पे हेमेटोमा को अलग अलग क्लासीफाई किया, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, स्ट्रोक जैसे कि हम पढ़ते हैं हार्ट अटैक, तो ब्रेन अटैक होता है, तो ब्रेन अटैक का दूसरा नाम होता है स्ट्रोक। ब्रेन अटैक ही स्ट्रोक को बोला जाता है। एंड इसको एक और बोलता है सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। जैसे कि वहाँ हमने देखा था हार्ट वाली प्रॉब्लम में हार्ट अटैक आता, कब आता है अटैक, जब उसकी कोरोनरी आर्टरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से आगे के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिससे हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोला था। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे अटैक आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक या सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रल जो ब्रेन को आर्टरी सप्लाई करती है उनको हम सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं मोस्टली, है ना। तो सेरेब्रल आर्टरी में कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से डिजीज कंडीशन बन गई, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोल देते हैं और ब्रेन अटैक बोल देते हैं, तीनों एक ही नाम है। तो उनके कोजेज के आधार पर इनको अलग अलग पढ़ा जाता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है कि ब्लड वेसल हेमरेज हो गया, उसकी वजह से ब्लड वहीं पे निकल रहा, आगे वाले पार्ट में नहीं जा रहा, तो वहाँ पे स्ट्रोक बन गया। या इस्सेमिया हो गया, कुछ क्लोट बन गया, उसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पे क्या आ गया, हमारा ब्रेन अटैक बन गया आगे वाले पोर्शन में। तो वो उनके कोजेज के आधार पे दो टाइप के हम पढ़ते हैं स्ट्रोक को, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इस्सेमिक स्ट्रोक होता है, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कौन कौन से होगी यहाँ पे, जो ब्रेन से रिलेटेड होगी ब्रेन ट्यूमर बोल देंगे। ब्रेन से जो मोस्टली सपोर्टिंग सेल होती है उनकी ही ट्यूमर देखने को मिलती है, जो न्यूरोग्लिया होती है। स्पेशली हम बात करें तो जो हमारी एस्ट्रोसाइट होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, हमारी एपेंडाइमल सेल्स होती है ना, स्क्वान सेल्स, उनसे रिलेटेड जो ट्यूमर्स होती है उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड की किसी पोर्शन में अगर ट्यूमर होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, तो वो भी इसमें डिस्कस करते हैं। साथ ही जो मेनिंजेस हमारी लेयर होती है उससे रिलेटेड ट्यूमर होते हैं जिसे मेनिंजियोमा बोलते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी में। तो ट्यूमर भी हमारी एक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होगी किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा शोक हम पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पे शोक ब्रेन में भी डिस्कस करेंगे, है ना। ब्रेन से रिलेटेड है तो उसे ब्रेन शोक, न्यूरोलॉजिकल शोक बोलते हैं। स्पाइनल से रिलेटेड है तो स्पाइनल शोक बोलते हैं। इसके और हम टाइप पढ़ते हैं, हाइपोवोलेमिक शोक, इलेक्ट्रिक शोक, देन हम एनाफाइलेटिक शोक जो कि एलर्जी कंडीशंस की वजह से, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं शोक के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शोक वाली कंडीशन भी हमारे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स होती है उसकी जो माइलिन सीट होती है वो ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होने लग जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम ही उन पे अटैक कर देता है, जिसे हम ऑटो इम्यून नाम से बोलते हैं। अच्छा, ऑटो इम्यून एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है। ऑटो इम्यून क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, वैसे तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमें अदर बॉडी, जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जब सम ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि वो हमारी बॉडी पे ही अटैक करने लग जाता है, वैसे तो हमें प्रोटेक्ट करा, लेकिन कुछ कंडीशन में वो हमारी बॉडी को ही अटैक करने लग जाता है, हमारी बॉडी के सेल और टिश्यू को डैमेज करने लगता है एज ए फॉरेन पार्टिकल, तो उस कंडीशन को हम बोलते थे ऑटो इम्यून डिजीज। तो वो कौन कौन सी डिजीज होती है, वो सारी डिजीज होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो, या हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मास्टीनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का ही टाइप्स होता है, और इसमें भी हम देखेंगे जैसे गुलिनबेरी सिंड्रोम है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज का टाइप होता है ना। तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उसमें अटैक करता है, कौन सी बॉडी टिश्यू में अटैक कर रहा है उस आधार पर डिजीज बन जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या हो गया, हमारा टर्मिनोलॉजी होगी एक, और जो कि हमारी न्यूरॉन्स होती है उसकी माइलिन सीट होती है वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है ऑटो इम्यून सिस्टम के अटैक करने की वजह से। और मास्टीनिया ग्रेविस एक डिजीज कंडीशंस होती है, ये भी ऑटो इम्यून
डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड हो, हमारी मसल्स और जो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है उससे रिलेटेड हो। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है मोस्टली उसका यहाँ पे रोल होता है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो मास्तीनिया ग्रेविस हो गया। नेक्स्ट है हमारे सामने पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी हमारे एक मस्कुलर या हम बात करें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ही होता है, जिसमें हमारी वो सारे जो डोपामाइन स्पेशली हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो उसकी अबनॉर्मलिटी या उसकी कमी की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये भी मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने हंटिंगसन डिजीज, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही होता है, हंटिंगसन डिजीज, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको हंटिंगसन कोरिया भी बोलते हैं समटाइम, है ना। इसमें ना अबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलता है कि इसमें हंटिंगसन डिजीज में हमारे ये भी न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर ही है, तो इसमें अबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरिया। तो हंटिंगसन डिजीज को हंटिंगसन कोरिया भी बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने सेरेब्रल एन्यूरिज्म। मैंने एन्यूरिज्म्स का मीन्स बताया कि जो हमारी आर्ट्रियल होती है, स्पेशली वेसल्स में आर्टरी की बात करें तो उसकी जो वॉल होती है उसका आउटर पाउचिंग हो जाता है। जो आर्टरी है नॉर्मल उसकी जो वॉल होती है 3 लेयर से मिलकर बनती है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो आउटर पाउचिंग हो जाता है वो बाहर की तरफ उभर जाती है, जहाँ पे वो वीक होती है, तो उसे हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सी आर्टरी का हो रहा है, सेरेब्रल आर्टरी का, जो कि नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई पहुँचाती है। तो उस आर्टरी का एन्यूरिज्म आउटर पाउचिंग हो गया, उसे हम क्या बोल देंगे, सेरेब्रल एन्यूरिज्म। वो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने डिस्क हर्निएशन, जो हमारी डिस्क होती है उनका हर्निएशन होता है। डिस्क कौन सी, जो हमारी स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो स्पाइन हम डिस्क पढ़ते हैं या हमारी स्पेशल वर्टिब्रा होती है, अलग अलग वर्टिब्रा पढ़ते हैं, उन्हीं को डिस्क बोलते हैं। तो उनका हर्निएशन होता है। हर्निएशन क्या होता है, हर्निया एक टर्मिनोलॉजी है, एक डिजीज कंडीशन है, उसमें जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है, कोई भी ऑर्गन है, वो एक जगह से दूसरी जगह मिसप्लेस हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्गन मिसप्लेस हो रहा है, हमारी डिस्क हो रही है, हमारी वर्टिब्रा हो रही है, स्पाइन का कुछ पार्ट हो रहा है, तो उसे हम डिस्क हर्निएशन बोल देते हैं। और यहाँ पे मोस्टली लंबर वर्टिब्रा होती है, उनका हर्निएशन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है यहाँ पे लंबर डिस्क हर्निएशन। तो ये भी डिजीज कंडीशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, मोटा न्यूरॉन का ही डिसऑर्डर होता है, वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है एक और हमारे सामने स्पेंडिलोलाइसिस सॉरी, तो स्पेंडिलोलाइसिस भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें भी जो हमारे स्पाइनल कोड होता है, जहाँ पे स्पाइन में प्रेजेंट होता है, स्पेशली हम बात करें वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर ही है। ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, एजिंग के साथ साथ ये हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल रिलेटेड हमारी टर्मिनोलॉजी है किसी न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी। मोस्टली को कवर करने की कोशिश किया, कुछ रिमेनिंग रह भी गई होगी, तो फर्दर जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासों में, तो उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी, जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगी, वो होगी इसमें। तो जैसे फिजियोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट वन कौन सी होगी हमारे सामने, फर्स्ट वन होगी हमारे सामने सीजर या एपिलेप्सी बोले। सीजर एपिलेप्सी अगर बेसिक टर्म में देखें तो दोनों एक ही होती है, बट अगर हम अच्छे से डिटेल से या ब्रॉड टर्म में बात करें तो सीजर्स अलग होती है, एपिलेप्सी अलग। एपिलेप्सी एक सिंगल एपिसोड होता है, और फ्रीक्वेंटली अगर एपिलेप्सी हो रही है तो उसे हम सीजर नाम दे देते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल से बाद में। तो सीजर एक फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, जो हमारी नर्व का फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी होती है, जिसे हम ईईजी से नापते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के द्वारा नोट किया जाता है। जैसे हमारे ईसीजी के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को नोट किया जाता है, उसी प्रकार हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसे ईईजी से नोट किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो वो जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो समटाइम अबनॉर्मल हो जाती है, जो उसकी फिजियोलॉजी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए इसमें फंक्शनल डिसऑर्डर में हम डिस्कस करें, डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने इसके ड्यूरेशंस होते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन से सीजर देखने को मिलते हैं, डिटेल की बातें हैं बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे सामने टर्म न्यूरोलजिया मैंने बता भी दिया था आपको। न्यूरोलजिया क्या होता है, जो नर्व पेन होता है उसे न्यूरोलजिया बोलते हैं। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन एक स्पेशल टाइप का हेडेक होता है, हेडेक का ही ये टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स देखेंगे हम हेडेक के, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर कोजेज, तो वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। माइग्रेन, हेडेक वहाँ पे। फिर हमारे सामने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नर्व पेन है, कौन सी नर्व का, ट्राइजेमिनल, जो कि कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व, फिफ्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, उसमें ट्राइजेमिनल बोलते हैं। तो उसका जो पेन होता है उसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये हमारी पेरिफेरल नर्व सिस्टम से डिसऑर्डर होता है, जो हमारी स्पेशली हम बात करें जो मीडियल नर्व होती है हमारे हैंड की, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गुलियर-बेल्ली सिंड्रोम, जो हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, स्पेशली नर्व का, है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ कौन सी डिजीज आ रही है, इसलिए मैं डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, है ना, वो हम जब बेसिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको डिटेल से सब बताऊँगा।
नेक्स्ट आपके सामने बेल्स पाल्सी। पाल्सी वर्ड आप यूज कर सकते हैं पैरालिसिस के साथ, बोलते हैं पाल्सी पैरालिसिस एक दूसरे के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेल्स पाल्सी जिसका दूसरा नाम होता है फेशियल पाल्सी, ये फेशियल पाल्सी भी होता है जो हमारी क्रेनियल नर्व सेवंथ होती है जिसे हम फेशियल नर्व बोलते हैं, तो उसका ये डिसऑर्डर होता है जिसे हम फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी बोलते हैं। बेल्स नाम के साइंटिस्ट ने सर्च किया था इसलिए नाम बोला बेल्स पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी, जो सेरेब्रल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, मोस्टली नियोनेटल चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। तो सेरेब्रल पाल्सी ये भी डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है ब्रेकियल पाल्सी, जो हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सेस मैंने बताया था, जो जो सर्वाइकल नर्व्स होती है हमारी, तो वो फ्लेक्सेस बनाती है अलग अलग। तो सर्वाइकल फ्लेक्स अलग से बनता है, ब्रेकियल फ्लेक्सेस अलग से बनता है। जो ब्रेकियल फ्लेक्सेस होता है उसमें अगर पाल्सी हो गया तो वो ब्रेकियल पाल्सी। अब कौन सी में हो रहा है अलग अलग हमने देखी थी, तो उनमें से कौन कौन सी में हो रहा है उस आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिया। आर्ब्स पाल्सी एंड क्लम्पकीज पाल्सी, वो अलग अलग ब्रेकियल पाल्सी के ही टाइप्स है ना। हम देखें ब्रेकियल फ्लेक्सेस में टोटल कितनी नर्व होती है, 5 होती है। तो उन 5 में से 2 हमारी आर्ब्स पाल्सी में रोल प्ले करेंगे, 3 न्यूरॉन क्लम्प की पाल्सी में, वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पाल्सी और क्लम्प की पाल्सी, जो कि ब्रेकियल पाल्सी के सब टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एक हमारा फिजियोलॉजी का ही पार्ट होता है जिसमें हम सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी होगी, कभी रिफ्लेक्स ज़्यादा हो गया, कभी रिफ्लेक्स कम हो गया, कभी अबनॉर्मल हो गया, कभी फ्लेसिड टाइप का रिफ्लेक्स हो गया, कभी स्पास्टिक टाइप का रिफ्लेक्स हो गया, है ना। तो वो सब किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आते हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वो फंक्शनल डिसऑर्डर में आ जाएगा। देन साइटिका हमारी जो साइटिक नर्व होती है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, हमारे पेल्विक बोन से होके वो हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं वहाँ पे सप्लाई करती है। तो उसमें कोई फ्रेक्चर हो गया या वहाँ पे कोई हर्निएशन हो गया, उसकी वजह से उस पर इंजरी हो गई, तो उसका स्पेशल टाइप का पेन देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं साइटिका ना। तो साइटिक नर्व से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है साइटिका, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है यहाँ पे, माइलोमलेसिया एंड हेमेटोमाइलिया, ये दोनों स्ट्रक्चरली है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो माइलोमलेसिया क्या होता है, माइलोमलेसिया जब हमारा स्पाइनल कोड सॉफ्ट हो जाता है किसी किसी कंडीशंस में और वहाँ पे स्पाइन में कुछ अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, माइलोमलेसिया। डिस्कस करेंगे डिटेल से। हेमेटोमाइलिया, हेमेटो वर्ड आ गया, हेमेटो वर्ड मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, हेमेटो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, माइलिया। मैंने बताया था आपको माइली वर्ड फॉर द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में हेमेटोमा बन रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे हम, हेमेटोमाइलिया। ये भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई हमारी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी है। नाउ थर्ड वन है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज वाली या नर्वस सिस्टम की कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो जो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है वो हमारी सबसे पहले कौन सी होगी, मेनिंजाइटिस, जो कि क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजियस लेयर की इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। एंसेफेलाइटिस, देखो आइटिस यहाँ पे सफिक्स है, सफिक्स मैंने बताया था, आइटिस का मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का। किसका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, तो यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स क्या है, मेनिंजिस। तो मेनिंजिस लेयर का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। बाद में वो डिस्कस करेंगे हम। एंसेफेलाइटिस वर्ड, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एंसेफेलाइटिस। माइलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड इज कॉल्ड माइलाइटिस। नेक्स्ट हमारे सामने पोलियो को समटाइम पोलियो माइलाइटिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पोलियो मोस्टली हमारे जो ये होता है हमारा क्या, जो स्पाइनल कोड होता है उसी को ही इफेक्ट करता है मोस्टली, इसलिए इसे पोलियो माइलाइटिस ही बोला जाता है कभी कभी, जो कि एक वायरल डिसऑर्डर है, पोलियो वायरस की वजह से होता है मोस्टली। अभी ये करंटली इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, इरेडिकेट हो चुका है। 2011 में लास्ट केस देखा गया था और 2014 में इसका इंडिया को सर्टिफिकेट मिल गया WHO के द्वारा कि इंडिया में कोई पोलियो का केस नहीं। बट अभी भी पोलियो का वैक्सीन चलता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो हमारी आसपास की कंट्रीज़ है, जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उन्हें पोलियो के वायरस पाए जाते हैं, तो वहाँ से कुछ एक्सीडेंटली आ नहीं जाए, तो उसके लिए अभी वैक्सीन जो होता है, पोलियो वैक्सीन कैंपेन, वो कंटिन्यू चलता है ना। तो जस्ट मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दिया है। तो पोलियो एक वायरल डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे नर्व सिस्टम से है, स्पेशली बात करें नर्व सिस्टम में किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो हमारे स्पाइनल कोड को इफेक्ट करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पोलियो माइलाइटिस। नेक्स्ट है हमारे सामने सिंगल्स क्या होता है, सिंगल्स एक रिवर्ट बैक डिसऑर्डर होता है। सिंगल्स एक वेरिजोला जोस्टर्स की वजह से, ये भी वायरल डिसऑर्डर है, वेरिजोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ये एक जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में निकल के आता है। किस प्रकार, जब बचपन में मोस्टली बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है ना, चाइल्डहुड में हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स से बच्चा ट्रीट हो जाता है, तो वो कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हो पाता, और जो चिकन पॉक्स वाला जो वायरस हो, चिकन पॉक्स भी वेरिजोला जोस्टर वायरस की वजह से ही होता है, तो वो हमारे बॉडी में
जो स्पेशली हम बात करें तो जो हमारी गेंगलिया होती है, हमारी नर्व सेल्स होती है, वहाँ पे वो सेप्रेस होकर डिपोजिट होकर रह जाता है। और इन फ्यूचर जब कभी भी हमारा बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जब हमारा इम्यूनो सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उस टाइम वो वापस से सिम्टम्स शो करता है। कौन? वेरिजोला जोस्टर, जो कि ऑलरेडी हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, हमारी गेंगलिया होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो उस टाइम वो सिम्टम्स दिखाता है, उस टाइम डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप के रेसेस बना देता है, पेनफुल रेसेस बना देता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल्स। तो ये भी आप याद रखना है कि एक वायरल डिसऑर्डर होता है क्या? सिंगल्स। वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने टिटेनी। टिटेनी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है और मोस्टली हमारे जो मस्कल्स होते हैं उसमें स्पाज्म वगैरह काम करता है वाला सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही ये हमारी जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी कर देता है, वहाँ उसकी मसल्स पे भी अटैक करता है। तो ये हम डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शियस डिजीज, ये उसमें पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम में। तो टिटेनी भी आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया हम ऑल ओवर बॉडी में जो भी हमारा ब्लड का इन्फेक्शन होता है तो सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारे ब्रेन के पास ले जाता है, तो उसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, ब्लड के इन्फेक्शन को। तो वो भी हम इन्फेक्शियस डिजीज में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। साथ ही नेक्स्ट हमारे सामने बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक टॉक्सिन्स वाला डिसऑर्डर होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा एक टॉक्सिन सीक्रेट किया जाता है। उस टॉक्सिन्स की वजह से डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है, वो होता है हमारा बोटुलिज्म। और ये मोस्टली हमारी जो मसल्स होती है, स्पेशली हम बात करें कि जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती है, नर्व्स होती है, उन पे अटैक करता है और उनको क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है। तो ये भी डिजीज कंडीशन में इन्फेक्शियस में देखते हैं जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एसटीडी भी होता है। एसटीडी क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का ही एक टाइप्स होता है। तो एक वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है, उस वायरस का नाम होता है क्या नाम होता है? न्यूरोसिफिलिस। ट्रोपिनेमा पैलिडम। ट्रोपिनेमा पैलिडम होता है न्यूरोसिफिलिस का कोज, सिफिलिस का कोज। अब सिफिलिस हमारी बॉडी में स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होता हो तो अगर ये हमारे ब्रेन में अफेक्ट कर देता, हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर देता, तो उस टाइम उसको क्या नाम दे दिया जाता? न्यूरोसिफिलिस। या हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स शो करने लगता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूरोसिफिलिस। तो ये भी आपको याद रखना। ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जब हम कम्युनिटी हेल्थ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज हमारे न्यूरोलॉजिकल अब्नॉर्मलिटी में आ रही है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट अदर्स में कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, डिमेंशिया है, डेलीरियम है। ये ना हमारी जो कुछ मेमोरी से रिलेटेड होता है, कुछ हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, वो सारे डिजीज कंडीशन हम साइकेट्री में कवर करते हैं। तो वो यहाँ पे अदर्स में अल्जाइमर, डिमेंशिया, डेलीरियम, कोमाटोज हो गया हमारा ना, कंट्यूजन एंड कन्क्लूजन, दो टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हमारी हेड इंजरी में मतलब साइन देखने को मिलता है, कंट्यूजन एंड कन्क्लूजन। ठीक है, कंट्यूजन कन्क्लूजन, जब हेड इंजरी होती है तो वहाँ पे एक गहरी चोट लगती है तो वो चोट के अलग अलग होते हैं, कंटूजन अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक मेनियस डिजीज वैसे तो हमारी ईयर की डिसऑर्डर होता है ना, जो हमारे इनर ईयर होता है उसका डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है क्योंकि जो इनर ईयर होता है वहाँ पे जो वेस्टिबुलाई होती है वो हमारे बैलेंस का काम करती है। जो वेस्टिबुलर नर्व होती है हमारे सेरेबेलम से कनेक्ट होती है और वो हमारे बॉडी को क्या करने का? बैलेंस का काम करती है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम करती है। कौन? हमारे वेस्टिबुलर नर्व, जो कि हमने देखा 8 क्रेनियल नर्व का एक पार्ट होता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व हमने पढ़ा था। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं, मतलब मोस्टली सिम्टम देखने को मिलता है वर्टाइगो। वर्टाइगो किसे बोलते हैं? एक सिम्टम आता है इसमें स्पेशली मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। वर्टाइगो बोलते हैं डिजीनेस को। अब डिजीनेस किसे? जो चक्कर आना होता है उसे हम डिजीनेस या वर्टाइगो बोलते हैं। तो वो इस डिजीज में देखने को मिलता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने फैंटोम पेन। फैंटोम पेन में एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है। फैंटोम पेन में क्या होता है? जब पेशेंट का कोई भी पार्ट एम्पुटेट कर दिया जाता है, स्पेशली हम बात करें तो जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज कोई सी भी हो, तो उसको एम्पुटेट कर दिया जाता है, बट पेशेंट फिर भी बोलता है कि मेरी एक्सट्रीमिटीज वहाँ प्रेजेंट है या मुझे उसी जगह पेन हो रहा, एक्सट्रीमिटीज है नहीं बट वहाँ पेन हो रहा। तो उस प्रकार के साइकोलॉजिकल पेन को हम क्या बोलते हैं? या जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैंटोम पेन। तो ये एक सिम्टम्स है, बट ये मैं यहाँ पे जस्ट डिस्कस कर लेते हैं हम साथ ही। नेक्स्ट हमारे सामने है पीडियाट्रिक डिजीज का क्लासिफिकेशन, कि पीडियाट्रिक्स में कौन कौन सी हमें
नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। अच्छा, पीडियाट्रिक्स क्या होता है? पीडियाट्रिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं, हमारे इन्फेंट होते हैं या चाइल्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं जितने भी उसके नर्व सिस्टम्स होता है या उनके जो भी एनाटॉमिकल पोर्शन होता है, फिजियोलॉजी पोर्शन होता है, साथ ही जो भी डिजीज कंडीशंस होती है हमारे चाइल्ड से रिलेटेड, न्यूबॉर्न से रिलेटेड, उस कंडीशन उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक डिजीज किससे रिलेटेड होगी? हमारे न्यूबॉर्न से रिलेटेड, हमारे इन्फेंट से रिलेटेड होगी ना। तो कौन कौन सी होगी? वो हाइड्रोसिफिलिस होता है, जब हमारे ब्रेन का जो हमारा ब्रेन में हाइड्रो वर्ड होता है वाटर, तो वहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली वाटर कौन सा होता है? CSF ही होता है, तो वो ज़्यादा बन जाता है, तो वहाँ पे हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलता है। अर्ली चाइल्डहुड का डिसऑर्डर होता है ना। नेक्स्ट हमारे सामने एनएनसेफेली, एक्जेंसेफेली है ना, क्रीनियोसिकेसिस एंड रेकिसिकेसिस, तो ये भी हमारे सेफेलन से रिलेटेड, या हम बात करें ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हमारी स्पाइनल कोड होता है उसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड डिफेक्ट आते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्पाइना बाइफिडा को फिर क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग टू देयर पोजिशन और लोकेशन या अकॉर्डिंग देयर सिम्टम्स। तो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, है ना। देन इसका फिर सब क्लासिफिकेशन होता था, मेनिंजोसेल एंड माइलोमेनिंजोसेल, ये भी स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स होते हैं। तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, बट अभी जस्ट आपको याद रखना है कि पीडियाट्रिक डिजीज कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिज्म एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है हमारे चाइल्डहुड के दौरान, जिसमें हम फ्रीक्वेंटली मूवमेंट करते हैं, रिपीटेड इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट है नियोनेटल सीजर और एब्सेंट सीजर। देखो फिजियोलॉजी में सीजर्स देख रहे हैं, लेकिन जो चाइल्डहुड में प्रेजेंट होता है, या हम बात करेंगे चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन कौन सा सीजर प्रेजेंट होता है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो नियोनेटल जो छोटे बच्चों में नियोनेटल प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट सीजर जो कि चिल्ड्रन में चाइल्ड में मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है सीजर, उसे हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर। तो वो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड डिजीज कंडीशन हम कवर कर लेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है या हमारा एक फ्रेमवर्क हो गया नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर का या डिजीज कंडीशन का, अबनॉर्मलिटीज़ का। अब इन्हीं को हम बेसिकली थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा ठीक से डिस्कस करने की, है ना। डिटेल्स तो हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक डिसऑर्डर का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ब्रॉड बातें हो जाएगी। डिटेल्स में जाने से पहले हम बेस क्लियर करना चाह रहे हैं हमारा, तो बेस क्लियर होने के बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनको बेस क्लियर करने के लिए बेसिकली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग्स के साथ भी हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपना बेसिक अच्छे से क्लियर कर ले। थैंक यू।